Hello students and welcome back to Pooja's classes beta. I'm here with the another question of journal entry. आज मैं आपको सिखाऊंगी बेटा कैसे अगर आपको किसी फर्म के किसी ट्रेडिंग के अगर आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एक साथ दे दी जाए तो आप कैसे उसकी पुटिंग करेंगे इन द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल ये आपको मैं एक क्वेश्चन शो करने वाली हूँ बेटा. आप ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ. जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला गया है फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017. असेट्स कैश ₹80,000, कैश एट बैंक 7,000, स्टॉक 30,000, डेटर 36,000. डेटर्स जो आपके 36,000 के हैं, दे आर इंक्लूडिंग मोहन 10,000, सोहन 12,000 एंड दिनेश 14,000. दे ऑल टुगेदर कंबाइनिंग फ्रेमिंग द डेटर्स 36,000. फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 25,000. And the liabilities are creditors 5,000 and 6,000 X and Y. Okay, then they are asking you to put these amounts in the journal entry. तो आपको कैसे पुट करना है बेटा, वो मैं आपको बताती हूँ. देखो बेटा, जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं बेटा, इन सब का बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड में आता है, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका बैलेंस हमारा लायबिलिटी साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड में आता है. तो हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, मैंने आपको जितनी भी एसेट्स के नाम यहाँ पर दिखाए हैं, आप एंट्री करना शुरू करेंगे और आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट. आपको जो डेटर्स गिवन थे, डेटर में मैंने आपको 3 नाम बताए थे, मोहन, सोहन एंड दिनेश. तो तीनों के नाम आप यहाँ पर शो करेंगे, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट, दिनेश डेबिट. इसके अलावा आपको फर्नीचर गिवन था क्वेश्चन में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. आपने जितनी भी असेट्स हैं उन सबको डेबिट साइड में प्लेस किया बेटा. उसके बाद आपने करना क्या है, जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको आपने क्रेडिट साइड में प्लेस करना है. आपको क्रेडिटर बताए थे एक्स एंड 2 वाई. क्लियर है बेटा. तो आपने इस तरीके से सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ प्लेस कर दी. अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, डेबिट साइड में जो भी हमें गिवन था उसका अमाउंट कैसे कैसे आएगा. यहाँ पर स्टॉक हमारा 30,000 का था, हमारे डेटर टोटल 36 के थे, कंटेनिंग 10,000 फ्रॉम मोहन, 12,000 फ्रॉम सोहन एंड 14,000 फ्रॉम दिनेश. फर्नीचर वॉज अमाउंटेड 5,000 एंड बिल्डिंग वॉज वर्थ ऑफ 25,000. इस तरीके से हमने करना है. और एक्स और वाई जो थे वो आपके 5 लाख और 6 लाख के थे बेटा. आप इस साइड का टोटल करेंगे तो आपका 1,11,000 आएगा बेटा. 30, 44, 56, 66, 96 एंड 15, 1,11,000. और आपका जो इस साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 11,000. जर्नल एंट्रीज़ में एक जो मतलब एक पॉइंट जो होता है वो ये होता है बेटा कि आपके डेबिट साइड और आपका क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आने चाहिए. अब जब इस साइड में बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में कम है, ये कम है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, 2 एक्चुअली में ये इधर लिखना है 5,000 एंड 6,000. आप कैसे लिखेंगे यहाँ, 2 कैपिटल अकाउंट, जो आपका बैलेंस है वो आपका कैपिटल फ्रेम करेगा, दैट विल बी 1 लाख रुपीज़. क्लियर हो गया बेटा आपको ये. तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री, पुटिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज़. अगेन मैं आपको लास्ट वीडियो की एक बार और रिपीट करवा रही हूँ. जर्नल एंट्री देखो, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% एट द सेम टाइम. ये बेटा मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी मैं एक बार दोबारा से उसके सारे अमाउंट आपको टोटल करना बता देती हूँ कि आपने सारी कैलकुलेशंस कैसे करनी है. देखो बेटा, सबसे पहले लिखो कि आपने लिखना है बेटा यहाँ पर सबसे पहले कि आपका जो एक्चुअल अमाउंट है ऑफ परचेज और सेल वट एवर इट इज़ गिवन, आपको वो लिखना है. जैसे इस अभी जो मैंने आपको एंट्री बोली है उसमें मैंने आपको बताया बॉट गुड्स, बॉट मतलब परचेज, तो आपने 6,000 के गुड परचेज़ किए हैं. ठीक है बेटा. इस पर आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना बता रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट आपको बोल रहा है 15%. तो आप यहाँ लेस करेंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट. 6,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो ये 900 आएगा बेटा आपको. ये आपका लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ये आपका परचेज़ में चला जाएगा. फर्स्ट थिंग ये आप क्लियर करो.
अगर आप सारा अमाउंट, होल अमाउंट उसी टाइम पे पेमेंट कर रहे हो तो इस पूरे अमाउंट पे आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो। बट इन केस अगर आपने कुछ परसेंट अभी पेमेंट किया, कुछ परसेंट आप बाद में पेमेंट करेंगे, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो बेटा। एक होगी आपकी कैश वाली, एक होगी आपकी क्रेडिट वाली। तो जैसे मैंने आपको इसमें बोला कि 2% कैश डिस्काउंट है, पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। तो आपने कितना पे किया बेटा? 40%। तो आपका 60% क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो कैश वाली ट्रांजैक्शन को तो आप कैश के नाम से शो करते हो और क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को आप नेम से शो करते हो जिससे आपने परचेज़ किया है। तो आपने किससे परचेज़ किया है? खन्ना ब्रदर्स से। ठीक है बेटा। अब आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक कीजिए 40% और एक कीजिए 60%। तो आप जब यहाँ पे 40% कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2040 ये आ जाएगा बेटा आपका। और जब आप इधर कैलकुलेट करेंगे तो 3060 आपका क्या आ जाएगा? ये 60% अमाउंट आ जाएगा बेटा आपका। क्लियर हो गया। अब हमने बोला 2% कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट कैश वाले अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। आप यहाँ लेस करेंगे CD जो आपका कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट कितना है बेटा आपका? 2%। अगर मैं इसका 2% आपको बताऊँ तो कितना आ जाएगा हमारा? इसका 2% बेटा 40.8 आता है, तो हम उसे लमसम करके 41 लिख लेंगे और ये आ जाएगा आपका 1999। क्लियर हुआ बेटा। सबसे पहले तो इस तरीके की कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन के बाद आपने क्या करना है? जो ये डिस्काउंट आपका आया ये आप कैश डिस्काउंट में शो करोगे, जो इसको लेस करने के बाद अमाउंट आएगा उसे आप कैश में शो करोगे। क्रेडिट वाला पार्ट आपको बताइए। अब आपको मैं परचेज़ की एंट्री बताती हूँ। परचेज़ की एंट्री क्या होती है बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट 2 में हम वो लिखते हैं बेटा जिससे हमने परचेज़ किया होता है। अब हमने दोनों तरीके से परचेज़ किए, कैश परचेज़ भी है और क्रेडिट परचेज़ भी है। तो हम यहाँ 2 कैश भी लिखेंगे और 2 खन्ना ब्रदर्स भी लिखेंगे, क्योंकि हमने कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से परचेज़ किया था। परचेज़ हमने एक्चुअली में कितने का किया? 5100। मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो जाएगा आपका परचेज़ में। ओके, कैश में कौन सा जाएगा? जो कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद आएगा अमाउंट आपका। और खन्ना ब्रदर्स में जाएगा बेटा आपका जो क्रेडिट वाला पार्ट है, तो 3060। अब आप देखेंगे तो अमाउंट इक्वल नहीं आया। क्यों? हमने कैश डिस्काउंट अभी शो नहीं किया। तो आपका जब डिस्काउंट क्रेडिट साइड आता है तो आप इसे लिखते हो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसे हमने डिस्काउंट रिसीव क्यों लिखा है बेटा? इसका मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। जब भी आप परचेज़ करोगे तो कैश की आप पेमेंट कर रहे हो, और जब आपको कैश की पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर मान लो आप अपने आप को इमेजिन करो, आप एक शॉप पे खड़े हो, आप शॉप वाले को पैसे दे रहे हो 1000 रुपीज़, वो आपको 5% डिस्काउंट देता है, तो 50 रुपीज़ वो आपको डिस्काउंट काटेगा, तो आपको 950 की पेमेंट करनी है। तो जो 50 रुपीज़ डिस्काउंट था वो आपको मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना था? 41। ये बेटा मैंने आपको लास्ट में बताया और एक बार मैंने फिर से आपको बता दिया। सिंपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पर और कोई डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ ये ट्रेड डिस्काउंट था, तो आप ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। ये देखिए बेटा आप क्या एंट्री करेंगे? सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट 2 में आपने जिससे परचेज किया है आप उसका नाम लिख देंगे। इन केस अगर आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे तो, और अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ कैश लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जनरल एंट्री बताती हूँ। पर रिसीव परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8000। अब लिस्ट प्राइस क्या है इसकी? 8000 है, और डिस्काउंट कितना बोला है इसने? 20% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए पेड बाय चेक, तो आप कैश की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैंक। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमने 8000 का सामान खरीदा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1600। तो कितना आ गया आपका ये? 6400 रुपीज़। तो आप यहाँ पर दिखा देंगे 6400। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक डायरेक्ट। अब आपने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट था तो आपने डायरेक्ट लेस करके शो कर दिया उसे, और लेस करके शो करने का मतलब हुआ कि आपने यहाँ पर कोई शो नहीं कर रखा, डायरेक्ट लेस किया और अमाउंट शो कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने पहले एंट्री जो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके डेटर 3 थे, एक मोहन था, एक सोहन था और एक दिनेश था। मोहन से कितने रुपए लेने थे आपको? 10,000। अगर आपको फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ कर रहा है कोई, जैसे मैंने मोहन से अमाउंट मैंने रिसीव किया, ठीक है, चेक या कैश जैसे भी वो बोल दे वैसे ही रिसीव कर लेंगे हम, ठीक है। और इन केस अगर हमें कैश बोला गया है
या चेक बोला गया है, तो चेक वाले अमाउंट को हम कैसे एंट्री करते हैं बेटा? हम लिखते हैं सीधा बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन शो कर रही हूँ, आप ये देखिए। देखो बेटा, इसमें बोला है रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 9,750 रुपीज़ आपने फुल सेटलमेंट में रिसीव किया है, ठीक है बेटा। तो अब आपने इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही करनी है, क्योंकि आपने फुल सेटलमेंट में रिसीव किए हैं। तो फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया कि 10,000 से आपको मोहन का अकाउंट क्रेडिट करना है, क्योंकि आपने जब डेबिट की एंट्री की थी तो 10,000 से मोहन को क्या किया था? डेबिट। यहाँ बेटा मैं ये जर्नल एंट्रीज आपकी जो भी हैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। आपने रिसीव किया यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों? चेक रिसीव किया इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, और आपको करना क्या है इसमें? मोहन के अकाउंट में पूरे 10,000 लिखने हैं, बैंक में आपने 9,750। अब जो 250 है वो क्या हो जाएगा बेटा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ बेटा? इस तरीके से आप परचेज और सेल की सारी एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी एंट्री हो जो आपको समझ ना आए या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा मुझसे ज़रूर पूछिए। एक चीज़ अब मैं आपको जो मेन बताने वाली हूँ, एक तो ये पॉइंट आपको बताती हूँ कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये आपकी ड्राइंग है। अगर मैं आपसे बोलूँ इनकम टैक्स पेड ₹5,600, तो आप एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, जो भी आपको बोला जाए, और उसकी पेमेंट कर देंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो क्या है बेटा? आपको जब चेक रिसीव होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। इसका पूरा लॉजिक मैं भी आपको बताती हूँ। एक चीज़ और आप समझ लीजिए बेटा, यहाँ पर अगर आपका पेज कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन अभी कंटिन्यूएशन में है, तो आप क्या कीजिए, आप टोटल कर लीजिए यहाँ पर और इसे लिख दीजिए कैरी फॉरवर्ड। इस बैलेंस को नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले लिखिए और सबसे पहले शो कीजिए यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं आपको बताती हूँ कैश और बैंक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। आप जब भी कभी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके पास से पैसे चले जाते हैं और बैंक में सबमिट हो जाते हैं। दोनों ही हमारे किस में आते हैं? रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। जो आपके पास आ रहा है उसे आप डेबिट कीजिए और जो आपके पास से जा रहा है उसे आप क्रेडिट कीजिए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। समझ आ गया बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो गया? बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब आपका कहता है आपने कैश विड्रॉ कर लिया, तो अब आपके पास कैश बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्लियर? ये तो थी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कैश और बैंक की। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। आपको कोई चेक मिलता है तो आप उसकी एंट्री करते हो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन, सोहन, राम, जिससे भी आपको मिला है। क्या लिखा आपने? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री तब होगी बेटा जब आपको आगे फर्दर क्वेश्चन में ये बता दिया जाएगा कि आप ये चेक बैंक में कब डालोगे। अगर आप ये चेक सेम डेट पे डाल देते हो तो आप सीधा एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। अंतर समझ में आ गया बेटा? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे।
चेक रिसीव्ड फॉर ए फर्दर ड्यू डेट, किसी और डेट का चेक आज रिसीव किया है हमने। जब ये चेक बाद में जमा होगा बैंक में तो हम एंट्री लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन, और अगर ये सेम डेट पे जमा हो जाए तो हम एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। अच्छा, अब मान लो ये 6 अप्रैल को आपने ये चेक रिसीव किया और आप इस चेक को अब 8 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट कराने गए, तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन नहीं लिखना अब आपने लिखना है टू चेक इन हैंड। समझ आया बेटा? जब चेक रिसीव किया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन, जब चेक बैंक में डाला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और अगर सेम डेट पे डिपॉजिट करवा दो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम है इसमें बेटा? अब आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसमें जो नए नए पॉइंट आए हैं मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लियर करवा दिए हैं। जो 2 पॉइंट और आपके रह गए हैं वो मैं आपको अभी और बताने जा रही हूँ। ठीक है बेटा? अगर आप प्राइवेट यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकालोगे, प्राइवेट यूज़ का मतलब हो जाता है बेटा आपका ड्राइंग, तो आप एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ऑफिस यूज़ के लिए निकाले थे तो हमने ये एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि वो कैश हमारे फॉर्म में आ जाएगा। एक पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, एक होती है इंसॉल्वेंसी बेटा। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाना। इंसॉल्वेंट इज़ द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट। आपने किसी से उधार लिया और आप उसकी पेमेंट करने के लायक नहीं हो, दैट विल बी डेब्ट। तो ऐसे केस में ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी सारी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेगी और उसको सेल करके जो उसके डेटर्स होंगे उसकी पेमेंट कर देगी, जितने भी रेशो में आती है। अगर पूरी प्रॉपर्टी से सारे डेट्स कवर नहीं होते तो जितना परसेंट कवर हो जाए उतने परसेंट में वो पेमेंट कर देती है। तो अब जैसे इस केस में अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पर्सन था दिनेश, जैसे कि आपने देखा आपका डेटर था ना दिनेश 14,000 का, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें 60% मिल रहा है। अगर 50% बोलूँगी तो 50% मतलब आधा, 14,000 का आधा 7,000। 60% बोलूँगी तो 8400। तो हमें कितने मिल रहे हैं उससे बेटा, 8400 रुपीज़ मिल रहे हैं एक चेक के थ्रू। ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, अगर चेक की डेट नहीं दी हुई कि कब जमा करवा रहे हैं तो हम मानेंगे आज की डेट में ही हमने वो चेक बैंक में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश। अब आगे कोई उम्मीद तो है नहीं कि दिनेश हमें कुछ देगा, तो हमने यहाँ उसका अकाउंट तो बंद करना है, तो 14,000 लिख लिया। लेकिन हमारे बैंक में कितने आ रहे हैं बेटा, हमारे बैंक में आ रहे हैं जस्ट 60%, यानी 8400 रुपीज़। तो बाकी जो पैसे बचे हमारे 5600 वो किस में चले जाएंगे बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स मतलब जो पैसे डूब गए, अब हमारे 5600 डूब गए। ये इंसॉल्वेंसी का केस होता है बेटा। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, जितने पैसे मिलेंगे वो बैंक में आएंगे, दिनेश को हमें पूरे अकाउंट से सेट ऑफ करना पड़ेगा और बैड डेट्स हमारे 5600 के हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में जो आने वाला है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई चेक डिसऑनर हो जाए, जैसे हम एंट्री करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन से चेक मिला, उसके बाद हमने वो चेक बैंक में भेजा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड तो अपना हो गया सेट ऑफ। अगर वो चेक कभी ऐसा हो जाए कि डिसऑनर हो जाए तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। हमें यहाँ क्या था, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन, उसके बाद सीधा बेटा आप ये वाली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड यहाँ क्रेडिट हो रहा है और यहाँ डेबिट हो रहा है, तो ये अकाउंट हो चुका है आपका क्लोज। अब आपका मोहन क्रेडिट साइड में है और बैंक डेबिट में है ना। तो अगर ऐसा हो जाए चेक आपका बाउंस हो जाए, चेक डिसऑनर हो जाए, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का मतलब होगा आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और मोहन फिर से आपका डेटर बन जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से, जितने का भी वो चेक था, मान लो 10,000 का, 5,000 का, जितने का भी था उतने चेक से वो मोहन फिर से आपका डेटर बन जाएगा। जितना भी अगर हमने उसे डिस्काउंट दिया था कुछ उस चेक को रिसीव करने के टाइम पे, तो वो डिस्काउंट भी बेटा वापस सेट ऑफ हो जाएगा इसमें। मोहन फिर से हमारा यहाँ पर 10,000 में आ जाएगा और बैंक डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा उसका। क्लियर हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 अब आप
DK गोयल सर की बुक का, ये करके देखिए। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए बेटा। और 14 के साथ साथ आप 14 का A-B पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कर सकते हैं। 15 में थोड़ा डेप्रिसिएशन का केस आएगा, मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो आप पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिए। ओके बेटा।